खबरों की शुरुआत करेंगे बात सबसे पहले बंगाल की, जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर का बयान सामने आया। हुमायूं कबीर ने कहा, अयोध्या में मुस्लिम कम है इसलिए मस्जिद नहीं बन पाई। बंगाल में 37%, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। हुमायूं कबीर आगे ये भी कहते हैं कि मेरा हक है मस्जिद बनाने का, कोर्ट ने नहीं कहा कि बाबरी नहीं बन सकती। देखिए, उनने इससे पहले जिद भी यहां पर की थी, हालांकि टीएमसी में इसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद टीएमसी से उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद भी वो मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखने यहां पर पहुंचते हैं और उनने उसी तारीख को चुना जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, यानी कि 6 दिसंबर की तारीख। उसी दिन जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बननी है, जिसका नाम बाबरी ही रखा गया है, खुद यहाँ पर हुमायूं कबीर की ओर से 6 दिसंबर की तारीख ही वो तय की गई थी और उसी दिन नींव रखी गई थी। अब उसी को लेकर वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि मैं बाबरी नाम नहीं रख सकता या फिर बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। पहले से ही बाबरी मस्जिद तो तोड़ दिया, डिमोलिजेशन कर दिया वो 33 साल पहले। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में कोई भारत का कोई ज़मीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ ज़मीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। और हुमायूं कबीर के बयान पर प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, हुमायूं कबीर का चौंकाने वाला बयान, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पूर्ण समर्थन और ममता बनर्जी की देखरेख में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित सोच बन जाते हैं। वो इन बयानों में पूरी तरह से भागीदार हैं। तो प्रदीप भंडारी का एक पोस्ट है जहां पर वो खुद ममता बनर्जी को भी घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, इस तरीके के जो बयान है वो सरकार के समर्थन से दिए जाते हैं और खुद ममता बनर्जी इसकी भागीदार हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी हुमायूं कबीर के बयान को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ संजय राउत ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। यही बाबरी है और जो लगातार प्रभु श्री राम को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इनके नेता मदन मित्रा ने कहा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जैसे कि इनके नेताओं ने जय श्री राम का विरोध किया, जैसे कि सायोनी घोष जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, जैसे कि इनके और भी नेताओं ने जिस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की, तो इनके तो मन में बाबरी है। और अगर हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की कॉल देते हैं तो वहाँ की सरकार कर क्या रही है? भाई, जागो माँ कोई सिंगर गाती है स्टेज पे तो टीएमसी के जिहादी कुछ लोग जाकर उसको रोक देते हैं, पिटाई करते हैं। और ये बाबरी जिंदाबाद बोल रहा है इतने दिन से, तो हुमायूं कबीर को जेल में डालो ना अभिषेक जी। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हुमायूं और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए। और देखिए, नया साल दहलीज पर है, लेकिन जब हम बात इस साल यानी 2025 की करते हैं तो भारत ने सिर्फ नीतियां नहीं बदली बल्कि सोच की दिशा बदली। मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग तक, गांव से लेकर वैश्विक बाजार तक, हर स्तर पर सुधारों की लहर दिखी। सवाल सिर्फ विकास का नहीं था, सवाल था भविष्य की तैयारी का। और इसी मोड़ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो फैसले लिए जो आने वाले दशकों की आधारशिला बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है।
मोदी सरकार रिफॉर्म्स लेकर आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के। 2025 भारत के इतिहास में सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ बनकर दर्ज हुआ। ये वो साल था जब देश ने आधे अधूरे सुधारों से आगे बढ़कर साहसिक और गहरे फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने पुराने कानूनों का बोझ उतारा, अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी और शासन को जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से ढाल दिया। ये सुधारों का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का वर्ष था। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चौंकाते हुए 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। ये आंकड़ा सिर्फ विकास की रफ्तार नहीं दिखाता बल्कि उन संरचनात्मक सुधारों का असर है जो जमीनी स्तर तक पहुंचे। इस साल लेबर कोड्स का वास्तविक प्रभाव दिखा जब 29 पुराने और बिखरे कानूनों को 4 आधुनिक कोड्स में समेटा गया। इससे न सिर्फ उद्योगों को स्पष्टता मिली बल्कि 64 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को बेहतर मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल का भरोसा मिला। महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाने और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में इन सुधारों का बेहद सहयोग रहा। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि विकास तो श्रमिकों को साथ लेकर ही आगे बढ़ेगा। 2025 में टैक्स सिस्टम में जो बदलाव हुआ उसका इंतजार वर्षों से था। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ। जीएसटी को सरल बनाते हुए 2 स्लैब 5% और 18% लागू किए गए। इससे एमएसएमई, किसान और आम उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिली। नतीजा ये रहा कि दिवाली पर रिकॉर्ड 6.05 लाख करोड़ की बिक्री हुई, जबकि इनकम टैक्स में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। इसके साथ ही 1961 के जटिल आयकर कानून को हटाकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया। हजारों संशोधनों से मुक्त ये कानून टैक्स को सरल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाता है और ये मिडिल क्लास को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। मोदी सरकार के फैसलों की वजह से कारोबार करना अब पहले जैसा जटिल नहीं रहा। 2025 में सरकार ने उन नियमों को हटाया जो सालों से छोटे कारोबारियों पर बोझ बने हुए थे। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा कर 76 उत्पादों को अनिवार्य नियमों से बाहर किया गया। 200 से ज्यादा क्षेत्रों में नियम आसान किए गए। इसका सीधा फायदा छोटे उद्योगों और निर्यातकों को मिला। 2025 में एमएसएमई की परिभाषा बदलना सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं था, ये छोटे उद्योगों की उड़ान खोलने वाला फैसला था। 1 अप्रैल 2025 से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योगों की निवेश और टर्नओवर सीमा को बड़ा किया गया। माइक्रो इकाइयों की निवेश सीमा 1 से बढ़ाकर 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ हुआ। स्मॉल के लिए निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, जबकि मीडियम के लिए निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ किया गया। ये सुधार साफ संदेश देता है कि भारत का सिस्टम उद्यमियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए बना है। मोदी सरकार ने 2025 में भारत को वैश्विक व्यापार का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की इजाजत देकर विदेशी पूंजी और प्रतिस्पर्धा के दरवाजे खोले गए। भारत ने ब्रिटेन और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए। न्यूजीलैंड और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एफटीए लागू किया गया। इस समझौते में 15 साल में $100 अरब निवेश का कमिटमेंट शामिल है। 2025 के सुधार का विस्तार केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि जन विश्वास सुधार के अंतर्गत 200 से ज्यादा अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया, जिससे कि उद्यमियों का जो डर था वो खत्म हुआ। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है।
और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह लागू हुई, जिसने 1860 के उपनिवेशवाद कानून को इतिहास बना दिया। वहीं शांति बिल के जरिए न्यूक्लियर सेक्टर में निजी और विदेशी निवेश का रास्ता खुला। ग्रामीण भारत के लिए ग्राम रोजगार गारंटी में काम देने के लिए 100 से बढ़ाकर 125 किया गया। ये सभी सुधार दिखाते हैं कि 2025 में भारत ने कानून, ऊर्जा और गांव तीनों को भविष्य के हिसाब से ढालने का बड़ा फैसला लिया।